गुड इवनिंग एवरीवन। शौर्य अकादमी के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो अपने समसामयिकी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 यानी आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। तो आपको पता होगा, जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने जाते समय देश को पूरी तरह से निचोड़ लिया था और सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश गरीबी, भुखमरी, कंगाली के कगार पर खड़ा था, या यह कहिए कि उसी में जीवन बसर कर रहा था। कैसे यह राष्ट्र सोने की चिड़िया से एक गरीब और एक अत्यंत कंगाल राष्ट्र हो गया, कैसे हमारा धन जो है अपने देश के इंग्लैंड चला गया, यह जानने के लिए आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी की एक बहुत अच्छी किताब है ड्रेन ऑफ वेल्थ, और जिनके पास समय हो ज़रूर पढ़ें, और तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार जो है हमारे देश की संपत्ति जो है उसको लूट कर अंग्रेज ले गए, कैसे ले गए। बहरहाल अपने टॉपिक पर हम आते हैं। तो आज़ादी के बाद जब देश में भुखमरी थी, गरीबी थी, कंगाली थी, तो ऐसी परिस्थितियों का कुछ गलत मानसिकता के लोग, कुछ क्षुद्र मानसिकता के लोग बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। चूँकि जब सामान का अभाव होता है तो ऐसे समय में वो लोग क्या करते हैं, काला बाजारी करते हैं, यानी बहुत ही बड़ी मात्रा में उसका भंडारण कर लेते हैं, और जब दाम अत्यंत बढ़ जाता है तो उसको ऊंचे मूल्य पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए तत्कालीन भारत सरकार ने 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया, यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। क्या था यह? इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए कि खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, पेट्रोलियम, आलू, प्याज, दवाई, इनको आवश्यक वस्तु की लिस्ट में रखा गया। आवश्यक वस्तु यानी इनका मूल्य निर्धारण और भंडारण की सीमा सरकार तय कर सकती है। तो क्या हुआ, व्यापारियों के ऊपर जो है यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप एक निश्चित सीमा से अधिक जो है भंडारण इस वस्तु का नहीं करेंगे। अगर आपने भंडारण किया और आपके खिलाफ जांच हुई, रेड पड़ी और आप पकड़े गए कि आपके यहाँ भंडारण जो है एक निश्चित सीमा से अधिक है जो गवर्नमेंट ने तय की है, तो आपको आर्थिक जुर्माने से लेकर के 7 साल की जेल तक की सजा हो सकती थी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या होता है? ये तो बात थी 1955 की। अब हम कहाँ खड़े हैं? 2020 में। तो अब 2020 में डायरेक्ट आने से बेहतर होगा कि हम 2-4 कदम चल करके आएँ, बजाय छलांग लगा करके आने के। तो आप आइए 80 के दशक में, 1955 के बाद तो क्या हुआ, देश में आई हरित क्रांति। और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आज हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को निर्यात भी करता है खाद्यान्न का, और बहुत से गरीब देशों की मदद भी करता है उनको मुफ्त अनाज पहुंचा करके। ख़ास तौर पे जो अफ्रीका के देश हैं, या कहीं किसी राष्ट्रीय आपदा के समय किसी देश में बहुत मदद करता है हमारा देश खाद्यान्न पहुंचा करके। तो अब क्या हुआ, अब ये होने लगा कि जैसे सरकार की पास जो क्षमता है भंडारण की बहुत कम है। हमारे एफसीआई की गोदामों में आपने अक्सर देखा होगा कि आपको अनाज कटता हुआ दिख जाता है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, यह काम बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र के तहत होने लगा। आपको पता होगा कि गेहूं से जो है बियर बनाई जाती है,
तो बियर बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने क्या किया, संपर्क किया एफसीआई के जो गोदाम में काम करने वाले जो वहाँ के अधिकारी थे, कुछ वहाँ के जो मैनेज करने वाले लोग थे, मैनेजर थे, और उनके जानबूझ के कहा गया कि आप जो है इस अनाज का भंडारण जो है ढंग से मत कीजिए, यानी कुप्रबंधन किया गया। फिर क्या हुआ, जब ये अनाज कट गए तो उन्हीं कंपनियों को जो है औने पौने दामों पर जो है वही सड़ा हुआ गेहूँ बेच दिया गया। अब सोचिए, जो गेहूँ हमारे कोटे की दुकानों पे आने चाहिए थे, हमारे गरीब लोगों के घरों में पहुंचने चाहिए थे, वो गेहूँ बियर कंपनियों में चला गया कच्चे माल के रूप में। तो एक तरफ मदिरा पान करने वाले लोग, यानी जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए लग्जरी की व्यवस्था, और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी के लिए जो है भुखमरी की नौबत आ सकती थी। तो सरकार ने यहाँ पर तय किया, क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर हैं अनाज के मामले में, लंबे समय से जो है इसकी कोई भंडारण कम करके रखा नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए, इसको आवश्यक वस्तु की लिस्ट के बाहर निकाला जाए। अब क्यों? ताकि किसान जो है अपने लोकल व्यापारी को भी अधिक मात्रा में बेच सके और उसको अपनी उपज का पर्याप्त मूल्य मिल सके। अन्यथा क्या होता था? तो पहले ज़रा देखिए यहाँ पर, और ये चर्चा में क्यों आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कोरोना जनित पृष्ठभूमि में अचानक मास्क और सैनिटाइजर के मूल्य बढ़ने लगे थे, तो सरकार ने उसके भी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत ला करके दाम को रेगुलेट किया। अब 2020 में जो संशोधन हुआ है, मैंने बताया आपको कि अनाज, दालें, खाद्य तेल, आलू, प्याज को हटा दिया गया। अब इस संशोधन का परिणाम यह होगा, अब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो परिणाम नहीं, परिणाम है कि कंपनियां, व्यापारी अब आवश्यकता अनुसार भंडारण कर लेंगे इसका। यानी हमारे किसान को यदि एफसीआई का गोदाम नहीं है उस ज़िले के अंदर, तो उसे अन्य ज़िलों में लेके नहीं जाना पड़ेगा, अपने लोकल व्यापारी को भी वो बेच सकता है सामान, ताकि जो है उसकी जो उपज है, जो भी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो जाएं, और उसका जो पर्याप्त खाद्यान्न या जो कुछ भी उसने उगाया है वह बिक जाए और उसको उसका दाम मिल जाए। तो विरोध क्यों हो रहा है? अब देखिए, विरोध करने वालों का दावा है कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर इस दावे में कुछ हद तक दम भी है। क्यों? आप कहेंगे कि अब तो हम आत्मनिर्भर हैं, अब हमारा जो उत्पादन है सरप्लस है, तो अब क्यों मुनाफाखोरी होगी, अब क्यों कालाबाजारी होगी? मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जो कि अचानक दाम बढ़ने लगा, या अचानक अभाव हो गया उस सामान का एक पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि आपको पता है हमारी आबादी आज 131 करोड़ है। तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी को पेट भरने के लिए आप कितना भी अन्न उत्पादन कर रहे हैं, हो सकता है कभी वो कम पड़ जाए, पूरे देश में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कम हो जाए। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के जो लोकल, जो भी वहाँ के व्यापारी होंगे, अब तो उन्हें भंडार करने की छूट मिल गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, सरकार ने इस पर भी विचार किया है, और इमरजेंसी या युद्ध या किसी प्रकार की आपदा में जो है सरकार जो है पुनः इसको इम्पोज कर सकेगी। तो इसका तो उपाय है। अगला है, फायदा किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों और कंपनियों को होगा। देखिए, यह भी कुछ हद तक ठीक है, पर ध्यान रहे यहाँ, ये बात तब ज़्यादा कारगर थी जब अभाव था। और जहाँ तक बात बिचौलियों की है, तो इस ऐड के न आने के जो पहले जो है वो ज़्यादा फायदा था बिचौलियों का। पूछेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक लोकल व्यापारी को कह दिया गया कि आप 10 क्विंटल से अधिक नहीं खरीद सकते, तो क्या करता था, एक तीसरे आदमी को पकड़ता था, वो गांव में किसान आया और बोला भाई सरकार ने तय किया है कि आप 1800 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, तो बोला भाई हमारे पास नहीं है खरीदने के लिए पैसे, अब क्या करेंगे, किसान क्या करेगा? तो व्यापारी एक तीसरे आदमी को बुलाता था और कहता था कि तुम जाओ उसको बोलो कि हम जो है
1500 रुपये कुंटल में खरीदने के लिए तैयार हैं, और वही व्यापारी उस तीसरे आदमी को पैसे दे देता था, और वो आदमी 1500 रुपये कुंटल में खरीद लेता था, क्योंकि खाने की मजबूरी थी। अब छापा पड़ने पे कोई डर भी नहीं रह गया यहाँ पर व्यापारी को, क्योंकि उसके यहाँ भंडारण तो हुआ नहीं है। और जो 300 रुपये का जो फायदा मिल रहा है व्यापारी को यहाँ पर, उसका कुछ प्रतिशत जो है वो बिचौलियों को दे देता था। तो बिचौलिया तो यहाँ भी थे। अच्छा, इनके अलावा एक निश्चित कीमत तक जो व्यापारी भंडारण कर दिया, वो तो वैलिड दाम में खरीदता था। उसके बाद जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी होते थे, उनसे मिल करके उनको कुछ कमीशन दे करके व्यापारी जो है अतिरिक्त भंडारण भी कर लिया करते थे। तो यह दलील जो है बहुत अच्छी नहीं है कि बिचौलियों और कंपनियों का फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले भी यही हो रहा था। हालांकि अब जो है किसानों के ऊपर दबाव हट जाएगा, क्योंकि मान लीजिए एक व्यापारी दबाव बनाता है कि हम इतने दाम में लेंगे, तो किसान किसी और व्यापारी के पास जा सकता है, क्योंकि अब व्यापारियों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कि आप इतनी कीमत तक भंडारण कर लेंगे। और आपको मालूम है कि हर व्यापारी, मतलब कोई भी, हर आदमी जो है किसी समाज का बहुत बुरा नहीं होता ना, बहुत अच्छा होता है। हर समाज में कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ तो बहुत बुरे होते हैं। तो अब आगे बढ़िए, सरकार का क्या दावा है यहाँ पर। तो पहला दावा जो मैंने आपको बताया अभी, कि यह एक्ट तब लाया गया था जब उत्पादन की स्थिति अच्छी नहीं थी, और आज क्या है, पर्याप्त उत्पादन है, अतः जमाखोरी की कोई आशंका नहीं है। और वाकई जब अभाव नहीं तो जमाखोरी करेगा कौन? कोई नहीं करेगा। अगला पॉइंट है, सप्लाई चेन मजबूत होगी, भंडारण क्षमता का विकास होगा, और अंततः स्थायित्व आएगा। और यही गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य न मिल पाने का बहुत बड़ा कारण है सप्लाई चेन के बाहर होना। यानी जो आपूर्ति श्रृंखला है, किसान उसके बाहर है, उसमें नहीं है। उसमें कौन है? बिचौलिए हैं, फिर रिटेलर हैं, छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी, यानी किसान नहीं आता है। अब किसान उस चेन का हिस्सा होगा, क्योंकि उसके ऊपर अब कोई दबाव नहीं है कि आपको इतने में ही बेचना है। एक आदमी अगर ऐसा कर रहा है तो किसी और के पास जा सकता है, और चूंकि व्यापारियों में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा कि भाई अच्छा उपज है, क्वालिटी अच्छी है खाद्यान्न की, तो कहीं कोई और न खरीद ले, तो उनके ऊपर भी दबाव ही आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ख़ास तौर पर यदि मेंस के एग्ज़ाम में यदि प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट पर विशेष फोकस रखिएगा। तीसरा, कृषि क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास होगा, यानी एग्रीकल्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा। क्यों? अब व्यापारी के पास मान लीजिए कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतनी लिमिट है, इतना ही खरीद सकते हैं। तो अब हर व्यापारी जो थोड़ा ठीक ठाक होगा, मतलब थोड़ा संपन्न होगा, वो क्या करेगा? वो भंडारण के लिए गोदाम बनवाएगा। तो जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हमारे देश में है, वो छोटे छोटे पॉकेट में इस तरह करके वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये रहा पूरा डिटेल आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम का। आपके अपने विचार क्या हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अभी भी आपको कुछ डाउट लग रहा हो यहाँ पर कि नहीं गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, या आपको लग रहा है नहीं गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, तो आपका अपना तर्क क्या है समर्थन या विरोध में, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।